जय हिंद दोस्तों। एमपी पुलिस 1000 साइंस के क्वेश्चनों की मिक्स्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट सीरीज में ये पार्ट 9 है। स्वागत है आपका। बस 5 मिनट आप इस वीडियो को दीजिए, आपको वीडियो की क्वालिटी समझ में आ जाने वाली है। एक के बाद एक आपके पास क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। एकदम मिक्सअप और हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन। कलर चेंज करने का ऑप्शन आएगा यहाँ से। थोड़ा सा इसको, हाँ नहीं नहीं, थोड़ा और लाल कर लेते हैं। हाँ ये ठीक, इसका कलर अब अपने को मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश कैसी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन याद रखिएगा, ध्वनि निर्वात में जो है गति नहीं कर सकता, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य और यांत्रिक दोनों प्रकार की तरंग है ध्वनि, तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखिए। प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और माध्यम की घनता बढ़ाने पर इसकी चाल घटती जाती है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा, जैसे जैसे माध्यम की जो घनता बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे प्रकाश की चाल घटती जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्वनि के साथ उल्टा होता है। जैसे जैसे जो है घनता बढ़ाते जाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है, और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल जो है ठोस में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा वायु में यह थोड़ी कम होती है, और चाल में परिवर्तन से ही अपवर्तन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। प्रकाश के चाल में परिवर्तन से ही अपवर्तन की घटना देखने के लिए मिलती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली हुई होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में घुली हुई होती है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और जो सूखी हुई बर्फ होती है, शुष्क बर्फ, वो भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर होगा। यह एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब कि यह वायुमंडल को हमारे गर्म करने में सहायक होती है, और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदूषक नहीं है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ज्वलनशील गैस होती है, और इसे भविष्य का ईंधन भी कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और CO2 के बारे में देख लीजिए। CO2 को दबाव से पानी में घोला जाता है, बोतल खोलते ही गैस निकलती है और झाग बनता है। अरे आपने कोका कोला वगैरह पिया है, तो जो झाग बाहर निकलता है ना, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रहती है यार। और यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को कार्बोनेशन कहते हैं। जो झाग वाग निकलती है ना, जो प्रेशर से खोलते हैं, प्रेशर से जो है बंद करे रहते हैं, तो जो झाग से निकलती, झाग के रूप में CO2 जो निकलती है, उसे कार्बोनेशन कहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी में घुल कर कार्बोनिक एसिड बना लेती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अगला देखिए, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो यूरिया आपका यकृत में बनता है। यकृत में और क्या बनता है? बाइल जूस, पित्तरस बनता है। पित्तरस यकृत में बनकर गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक। इसके अलावा यकृत को मानव शरीर की प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। यकृत में बहुत सारी चीज़ें होती है। यकृत की कोशिकाओं को हेपेट सेल्स कहा जाता है। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक। और हेपेटाइटिस नाम का रोग यकृत को ही प्रभावित करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। जो यकृत जो ग्रंथि होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखो, यकृत में यूरिया चक्र, यूरिया साइकिल चलता है। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि यूरिया जो साइकिल है वो कहाँ पर चलता है? तो यकृत में चलता है। इसके अलावा अमोनिया को यकृत यूरिया में बदल देता है, ठीक है। अमोनिया को जो है यकृत यूरिया में बदल देता है। और क्या होता है यहाँ पर? यूरिया रक्त द्वारा गुर्दों तक जाता है, और मूत्र के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, और भी पूरे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, उन सबको देखिए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, वीडियो को हाइप करेंगे। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत का विनाश किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे शीतलक गैस होती है ना, फ्रीऑन वगैरह, जो फ्रिज में पहले यूज़ की जाती थी, अभी जो है नहीं करा जाता बहुत लेवल पर। तो जो शीतलक गैस होती हैं, वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह ही होती हैं, और वो सब ओजोन को जो है नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक। तो याद रखिएगा। इसके अलावा ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा। और ओजोन परत को नापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है।
ठीक है। और ओजोन परत किससे बना होता है? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, O3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक। ये हमें यूवी किरणों से भी बचाती है, इससे त्वचा का कैंसर और डीएनए हो सकता है। जो यूवी किरणें आती हैं ना, उससे त्वचा का कैंसर या डीएनए को क्षति पहुंच सकती है। सीएफसी जो है रेफ्रिजरेटर और स्प्रे में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका आवश्यक होती है। इसमें क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं, और प्रक्रिया सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। यह केवल हरित अंगों में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग जो है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। ध्वनि की जो आवृत्ति है उसको हर्ट्ज में नापते हैं, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में नापते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। और ग्रीन मफलर का संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। दाब को नापने की इकाई पास्कल होती है, तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेंगे। टेम्परेचर को केल्विन से नापते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिएगा। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, और प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती रहती है। डायरेक्ट फैक्ट है, आ जाएगा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लीजिए इसमें। और ठोसों में यह सबसे तेज होती है, मैंने बताया सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज ध्वनि भागती है, ठीक है। अगला देखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण होता है। नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो यह एक प्रकार का रोग है। देखो, पानी में NO3 निगेटिव की अधिकता रक्त में ऑक्सीजन कम कर देती है, और बच्चों की त्वचा नीली पड़ जाती है, और इसीलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। यह रासायनिक उर्वरकों के कारण होता है, और इसे मिथेमोग्लोबिनिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पारा के कारण मिनी माता नाम का रोग हो जाता है। रोगों का मैंने पूरा वीडियो कराया, आप देखना। इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे नापा जाता है? तो मिलिकन से नापा जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? जे थॉमसन। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? परमाणु का नाभिक खोजा था, तो ये भी याद रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो बोर ने दिया था, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। देखिए आयल ड्रॉप प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश नापा जाता है, और E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक आवेशित कण होता है। देखो, जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये। और इनके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो कि निगेटिव चार्ज में रहता है, ऋणात्मक चार्ज में रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आपका RBC के द्वारा किया जाता है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रक्त का जो तरल पदार्थ है, तरल भाग है, वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा रक्त का 55% के लगभग होता है। और इस 55% प्लाज्मा का 90% जो है हिस्सा पानी होता है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। इसके अलावा WBC को गार्ड सेल कहा जाता है, ठीक। WBC को जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, और इसकी मानव शरीर में इसकी लिमिट क्या होती है? 4000 से 11000 के बीच में होनी चाहिए। 11000 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है अगर WBC, तो रक्त में थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रक्त कैंसर होने का खतरा रहता है, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, याद रखिएगा। RBC के कब्रगाह स्प्लीन को कहते हैं प्लीहा को, और प्लेटलेट्स आपके रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इसके अलावा जो है विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके अलावा कैल्शियम भी रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर फैक्ट मैंने डाले हुए हैं। RBC में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। अगला देखो, ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। और RBC का जीवन काल 120 से 140 दिन के बीच में होता है, जबकि WBC का जीवन काल 4 से 6 सप्ताह होता है, या 4 से 6 दिन भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। और RBC का आकार क्या होता है? पूर्ण गोलाकार में होता है। लेकिन किस एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या होता है? RBC का आकार पूरा गोला नहीं हो पाता, ये आधे में हंसिया आकार में जो है रुक जाता है, जिससे ये अपना जीवन काल पूर्ण नहीं कर पाता।
और ऑक्सीजन का परिवहन अच्छे से हो नहीं पाता और इससे में ब्लड की कमी हमेशा बनी रहती है। तो ये इसका आकार हंसिया होने के कारण इसको सिकल सेल बोला जाता है। हंसिया आकार रोग या सिकल सेल बोला जाता है इसको। और एनीमिया हो जाती है, खून की कमी बनी रहती है, इसलिए उसमें एनीमिया जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है और इसके लिए बहुत जागरूकता कार्यक्रम वगैरह भी चलाए जा रहे हैं। ठीक, अगला देखो, वस्तु का भार कहाँ पर न्यूनतम होता है? तो वस्तु का भार सबसे कम होगा पर्वत के शिखर पर। ठीक, ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटने लगता है। जी का मान भी घटता है ऊंचाई बढ़ने पर, और क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी घटने लगता है। जैसे ज़मीन पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में आपका अगर पानी उबलता है तो ऊपर आप जाते जाएंगे तो कहीं पर 80 डिग्री में ही उबल जाएगा, कहीं 60 डिग्री में ही उबल जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, और वायुमंडलीय दबाव बहुत ज़्यादा ऊपर जाने पर क्या होता है, कम होता है कि बढ़ता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, और क्या है, पृथ्वी गोलाकार होने से भूमध्य रेखा पर भी इसका भार कम होता है और ऊंचाई पर वायु प्रतिरोध भी बदलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखो, पीएच बराबर 7 से कम का अर्थ क्या होता है? देखो, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर नंबर 7 होता है। नंबर 7 उदासीन होता है, कोई टेस्ट नहीं होता। अगर 7 से कम होंगे तो वो कैसा होगा, वो एसिड नेचर का होगा, अम्लीय। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। जैसे रक्त का होता है पीएच मान 7.4, मतलब कि आपका जो रक्त होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर 7 से कम के लिए पूछा है तो अम्लीय होगा, 7 पर उदासीन होगा और 7 से ज़्यादा पर क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है 7 से कम एसिडिक, 7 में न्यूट्रल होगा और 7 से ज़्यादा में बेसिक होगा। H+ आयन की मात्रा पीएच घटने पर बढ़ती है। ठीक है, और लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ठीक, इसके अलावा अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। एक आपको फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना है अनिल, एक ट्रिक है ये। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अनिल से आपको याद रख लेना है। अगला देखो, अच्छा अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है यार दोस्त। पौधे में जल का ऊपर उठना किससे होता है? तो परासरण के कारण होता है। नहीं 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 यार, ये क्वेश्चन में कैसे, ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, माफ़ करिएगा। पौधे में जल का ऊपर उठना किससे होता है? तो आपका वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। ठीक है, और पत्तियों में जल वाष्प निकलने पर खिंचाव बनता है और यह जल को जोड़ों से ऊपर खींचता है, इसे ट्रांसपीरेशन पूल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है और यह जाइलम में होता है। तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। खाने का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनेमो आपका प्रेरण इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना है आपको। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये प्रश्न भी बहुत आता है। और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। और फैराडे ने इस सिद्धांत की खोज की थी, ये भी बहुत पूछा जाता है। और इसका उदाहरण होता है जनरेटर। सारे के सारे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिए हैं, उनको भी पढ़ना है आपको। टेलीग्राम में इसका जो है PDF वगैरह मिल जाएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगला देखो, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? मैं बता चुका हूँ आपको, नाइट्रोजन लगभग 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है। अगर गैस की बात की जाती है तो अगर पूछा जाता है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा है अपने वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन लगा देना, क्योंकि नाइट्रोजन आपका तत्व नहीं होता, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, देखो, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04%। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और नाइट्रोजन जो है जैविक प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है और यह एक निष्क्रिय गैस होती है। और जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है। और इसके अलावा जो कृत्रिम गर्भाधान होते हैं ना जानवरों में, गाय में, तो उसमें जो सीमन होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में रेटिना का क्या कार्य होता है? तो ये छवि बनाने का काम करता है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। व्याख्या देखिए, रेटिना पर वस्तु उल्टी छवि बनाती है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसमें रॉड और कोन सेल होती हैं, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। रात में देखने के लिए रॉड सेल और रंग और दृष्टि को पहचानने के लिए कोन सेल जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। और संकेत मस्तिष्क को ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आंखों के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना। अगला देखो, ओम का नियम किस पर आधारित है? तो विभवांतर और धारा पर आधारित है ओम का नियम। व्याख्या देखो, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर, जहाँ पर V वोल्ट, आई धारा और R रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और V बढ़ाने पर
जो है देखो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट समानुपात रूप में बढ़ता है, ठीक है। और इसमें आर जो है आपका रेजिस्टेंट जो प्रतिरोध होता है वो नियत होता है। और जॉर्ज ओम ने 1827 में दिया था ओम का नियम, और ओम का साइन ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था भाई डबल हेलिक्स मॉडल। ऐसे ऐसे ये जो है डीएनए की संरचना होती है, ये वाली संरचना, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना, ये दिया था किसने? वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है मेरे भाई। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला ये जो है प्रश्न देखो, और 10% ऊर्जा ट्रांसफर का नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था, याद रखना। ये क्वेश्चन सारे याद रखना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ब्रीज ने दिया था। ये देखो 1953 में डीएनए की संरचना बताई गई। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है, जैसा कि मैंने बताया ऊपर। आधार युग्मन एटी, सीआईटी और जीसी होता है, और यह आनुवांशिक जानकारी का वाहक होता है, ठीक है। अगला देखो, रेडियो एक्टिविटी की खोज है जो है बैकरल ने की थी, ठीक है। और परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और बैकरल ने आपका रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन याद रखना। देखो 1896 में हेनरी बैकरल ने खोजा था, और यूरेनियम लवण से जो है विकिरण पाया गया। और मेरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी। और मैरी क्यूरी एकलौती ऐसी महिला है जो दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज पा चुकी है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। और रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः ऊर्जा छोड़ते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। मस्तिष्क में आपका जो सेरेबेलम होता है वो आपके बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं, यहाँ की कोशिका को न्यूरॉन्स बोला जाता है, न्यूरॉन सेल बोला जाता है। और इनमें सबसे कम रीजनरेशन की पावर होती है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। और त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। यकृत क्या होता है? मानव शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। फेफड़ा कैसा अंग है? तो ये फेफड़ा जो है सांस लेने में आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और इनमें जो एल्वियोली लगे हुए होते हैं वो ऑक्सीजन को आपके हीमोग्लोबिन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। त्वचा शरीर की सबसे बाहरी परत है और सबसे बड़ा अंग है, संक्रमण से रक्षा करती है। शरीर का ताप नियंत्रण भी त्वचा करती है, ठीक है। इसके अलावा यह संवेदी अंग भी है। तो यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, है ना। इसका देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये सब ताप को जो है ग्रहण कर लेती हैं, सोख लेती हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और इससे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस होती है। अगला देखो, जब धातु पर प्रकाश पड़ता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। देखो इसे आइंस्टाइन ने समझाया था। और प्रकाश की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देती है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। और इससे इलेक्ट्रॉन धातु सतह से निकलते हैं, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा थ्योरी हो गया। देखो इस प्रभाव से फोटो सेल और सोलर सेल बनते हैं, ठीक। अगला देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में किस कार्य के लिए स्रावित होता है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। देखो HCl पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, यह बैक्टीरिया को भी नष्ट करने का काम करता है, ठीक। पीएच लगभग 1.5 से 2 के बीच में होता है, मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है। कभी उल्टी होती है ना तो देखना पूरा गला जलने लगता है, बहुत एसिडिक नेचर का होता है ये। और पेट की म्यूकस परत इसे क्षति से बचाती है। तो पूछता है कि HCl से बचाता कौन है? तो म्यूकस की एक लेयर बन जाती है पेट में और वही बचा लेती है। अगला है, किसी वस्तु की चाल दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो 4 गुनी हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। v² का संबंध होता है चाल से। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है अगर चाल दोगुना करोगे, तो चाल अगर दोगुना करोगे, चाल दोगुना करोगे तो उसका क्या होगा? गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? 4 गुना बढ़ेगी भाई। v² है ना चाल यहाँ पर, ठीक है। चाल दोगुनी तो 2v² मतलब 4 गुना बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले से याद रखना, अच्छा रहता है। कौन सा था? तो विकिरण में सर्वाधिक सुरक्षा देता है शीशा। जो है विकिरण से सर्वाधिक सुरक्षा अगर आपको कोई देगा तो वो शीशा होता है, ठीक है। शीशा उच्च घनत्व वाला धातु होता है, यह गामा किरणों को रोक देता है। और रेडियो प्रयोगशालाओं में दीवारों में प्रयोग यही होता है। और विद्युत का ये सुचालक भी होता है। अगला प्रश्न देखो, क्लोरोफिल का मुख्य धातु, ये वाले में मुझे थोड़ा सा डाउट है यार।
आप मुझे बताओ, विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है शीशा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला है, क्लोरोफिल का मुख्य धातु घटक कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य धातु घटक होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम केंद्र में होता है, तो मैग्नीशियम केंद्र में होता है क्लोरोफिल में, और यह सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो पूछता है ये क्वेश्चन, किसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न बन रहा है आपका, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? तो प्रोटॉन की संख्या से आपका परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए, परमाणु क्रमांक आपका नाभिक में जो प्रोटॉन की कितनी संख्या है, क्योंकि नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में होता है और इसके न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, नेगेटिव चार्ज में होता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक बतलाती है, और न्यूट्रॉन संख्या बदलने से समस्थानिक बनते हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या सामान्यतः अवस्था में ये बराबर होती है, और प्रोटॉन संख्या तत्व की पहचान तय करने में मदद करती है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। अगला देखो, जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है भाई। H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो बनेगा ना, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सौर ऊर्जा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो प्रकाश की ऊर्जा सबसे शुद्धतम रूप होता है सौर ऊर्जा का। सूर्य से प्रकाश के रूप में ऊर्जा आती है, और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, याद रखना। और यह ऊष्मा और अन्य रूप में बदल जाती है। सोलर सेल इसी ऊर्जा का उपयोग करता है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो है अच्छा स्रोत होता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। अगला देखते हैं, मनुष्य के रक्त का जो है पीएच मान क्या होता है? 7.4 आपको बता चुका हूँ, ठीक। ये देखो, रक्त का पीएच हल्का क्षारीय होता है। पीएच घटने पर एसिडोसिस और बढ़ने पर एल्कलोसिस हो जाता है, ठीक है। और यह संतुलन गुर्दा व फेफड़े बनाए रखते हैं। यह संतुलन गुर्दा फेफड़े को बनाए रखते हैं, और पीएच संतुलन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, याद रखना, ठीक। अच्छा, आप मुझे कुछ पीएच मान बताओ। आप नींबू का पीएच मान मुझे बताओ, ये आपके होमवर्क हैं। आप अपने लार का पीएच मान बताओ। लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? टाइलिन। लार का आप मुझे पीएच मान बताओ। मूत्र का पीएच मान बताओ। आप इन तीनों का पीएच मान आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगला देखो, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस कारण बना हुआ है? तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना हुआ है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बांधे रखता है। यदि जी ना हो तो वायु अंतरिक्ष में चली जाएगी। ऊंचाई पर वायु दाब घटता है, और जी के कारण ही वातावरण आपका बना हुआ है। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। अगला है, मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भंडार हड्डियों में पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। देखो, 99% कैल्शियम हड्डी में होता है। यह फास्फोरस के साथ कैल्शियम फास्फेट बनाता है। यह मजबूती देता है। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी आपका सूर्य से मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। डिटेल में बता चुका हूँ। ओस बनने की प्रक्रिया किस कारण से होती है? तो ओस बनने की प्रक्रिया संघनन के कारण होती है। तो क्वेश्चन याद रखना। देखो, वायु में जलवाष्प ठंडी सतह पर तरल के रूप में जम जाती है, यह ओस कहलाती है। तापमान ओसांक से नीचे होता है। यह रात में खुली सतह पर दिखती है, ठीक है। अगला देखो, लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ये इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक। और जंग लगने पर वजन बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन है, भी याद रखना। और धातु कमजोर हो जाती है, इसे रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। इसमें जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। और ऑक्सीजन व नमी के कारण होता है ये। अगला है, ओजोन किसका एलोट्रोप होता है? तो ये ऑक्सीजन का जो एलोट्रोप होता है। O3 इसका फॉर्मूला होता है। O3 O2 का त्रिपरमाणविक रूप है, और यह ऊपरी वायुमंडल में बनती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और यूवी किरणों से जो है हमें मदद करती है, ठीक है। और यूवी किरणों से ऑक्सीजन अणु टूटकर O3 बनता है, और यह पृथ्वी को यूवी से बचा लेती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला है, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का कार्य होता है खाने का परिवहन, भोजन परिवहन, और जल का परिवहन जाइलम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है मेरे भाई, ठीक। अगला है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन और आंतरिक धातुएं, ठीक है। देखो, पृथ्वी के कोर में पिघला हुआ लोहा व निकिल होता है। पृथ्वी इस तरह से मैंने मान लिया, बांट लिया, तीन पार्टें बटी बटी होती है। सियाल, इसमें सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सियाल सीमा यहाँ पर होता है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसके अलावा लास्ट में होता है नीफे। नीफे मतलब निकिल और फेरस। तो देखो, पिघला हुआ लोहा और निकिल सबसे लास्ट वाले में होता है, ठीक।
क्रस्ट इसे बोले, इसे मेंटल बोलते हैं और इसे कोर बोलते हैं। तो कोर में आपका पिघला हुआ लोहा और निकेल होता है। घूर्णन में इनका प्रवाह विद्युत धारा उत्पन्न करता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र का बनता है, ठीक है। और कंपास की दिशा इसी पर निर्भर करती है, याद रखना पृथ्वी के परतों के बारे में। अगला देखो, जीवाश्म ईंधन किस प्रक्रिया से बने हैं? तो संपीड़न और ऊष्मा के कारण जीवाश्म ईंधन ईंधन बने हुए हैं। क्या है? पृथ्वी के नीचे बहुत सालों पहले, करोड़ों सालों पहले जो जीवित वस्तु है, जैसे पेड़ पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, वो दब गए और वही जो है जीवाश्म ईंधन बने। हाई प्रेशर और हाई हीट के चक्कर में, हाई हीट के कारण वो बन जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा घटक सहायक होता है? प्लेटलेट्स, में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कैल्शियम भी कुछ हद तक और विटामिन के भी, ठीक है। ये सब रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। WBC गार्ड सेल होती है। RBC आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें, और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और इसकी कब्रगाह स्प्लीन को बोलते हैं। और प्लाज्मा रक्त का तरलतम रूप है जो कि 55% होता है रक्त का, और प्लाज्मा खुद 90% जो है इसमें पानी होता है प्लाज्मा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए, प्लेटलेट्स चोट पर थक्का जमाती है। इसमें थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और मुख्य भूमिका निभाते हैं। रक्तस्राव को रोकता है और कमी से हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक है। और हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। इसमें खून, रक्त का थक्का नहीं जमता और इसे शाही रोग इसलिए कहते हैं, रॉयल डिसीज, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी में खोजा गया था। महिलाएं इसकी वाहक हैं। अगला देखो, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। ये एक अक्रिय गैसें हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। और इसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बनता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनता है। ताप पर चमक उत्पन्न करता है। वैक्यूम बल्ब में पहले हवा निकाली जाती थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो भाई हो जाता है आपका गंडमाला, या इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका घेंघा रोग। मधुमेह किसके कारण हो जाता है? आपके अग्नाशय में बीटा सेल होता है, वो इंसुलिन निकालता है, इसे लैंगहेरेंस की द्वीपिका भी कहते हैं। और अगर इसमें जो है गड़बड़ी हो जाती है तो इसके कारण मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। और एनीमिया आपका विटामिन B9 की कमी से हो जाता है। फॉलिक एसिड की कमी से आपका हो जाता है, ठीक। अगला देखो, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पादन घटता है और नमक में आयोडीन मिलाने से यह बचाव होता है इसका, ठीक। और हार्मोन जो है चयापचय को नियंत्रित करते हैं। अगला देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है? तो आयन मंडल आपका परावर्तित कर देती है, ठीक। और ये 60 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मिलती है ठीक है। और इसे केनली जो है, इसे क्या कहते हैं? इसे आपको कहा जाता है, हाँ तो यहाँ पर थी, इसको कहा जाता है केनली हेविसाइड लेयर भी इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अगला देखो, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और तापमान को हाइपोथैलेमस जो है नियंत्रित करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और अधिक होने पर बुखार आ जाता है, थर्मामीटर से इसको नापा जाता है। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को पायरोमीटर से नापा जाता है। और जबकि लाइट ईयर दूरी नापने की इकाई होती है, याद रखना। अगला है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। वाट शक्ति की होती है। ओम प्रतिरोध की होती है। और वोल्ट किसकी होती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त का संचार किसने खोजा था? तो विलियम हार्वे ने खोजा था मेरे भाई, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1628 में रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया था विलियम हार्वे ने। उन्होंने बताया था कि रक्त हृदय से पंप होकर पूरे शरीर में जाता है। नसों व धमनियों का उल्लेख किया उन्होंने, और यह आधुनिक हृदय विज्ञान की नींव डाली थी। अगला देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः CO2 कई बार पढ़ चुके हैं। आर्गन जो है अक्रिय गैस होती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 21% दूसरे नंबर पर है, ठीक। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दूरी का, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना। और एक प्रकाश वर्ष, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यू मेरे भाई। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। या 9.46 इंटू 12 की पावर 15 मीटर भी होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो ये दोनों बेहतरीन, आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि एक प्रकाश वर्ष की जो है कितने के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दोनों में से कोई भी हो, उत्तर लगा देना। इसका प्रयोग खगोलीय दूरी नापन में होता है।
ठीक है, यह समय की नहीं बल्कि दूरी की इकाई है। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। अगला है आरबीसी कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। कितनी बार बताएं आपको? हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें, 120 दिन जीवन काल होता है ना। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? तो झुकाव और परिक्रमण के कारण होता है ऋतुओं का परिवर्तन। पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। देखो ये हो गई आपकी पृथ्वी, बीच में भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री कहते हैं। ऊपर आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है और नीचे 23.5 डिग्री साउथ होता है ना। तो ये नॉर्थ वाला जो है इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही। और माही मध्य प्रदेश के सरदारपुर नाम की जगह से निकलती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान झुकाव बदलता है, इससे सर्दी गर्मी की ऋतुएं बनती है। ठीक है, दिन रात की लंबाई भी बदलती रहती है इससे। अगला प्रश्न देखो, एटीपी को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी है एटीपी। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइए। अरे यहीं दे दिया है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी खूब बनता है, इसलिए उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और यह कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। टूटने पर इससे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम और सूर्य नाभिकीय संलयन पर काम करते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। ठीक है, और श्रृंखला अभिक्रिया होती, चयन अभिक्रिया, ऊर्जा और न्यूट्रॉन इसमें से मुक्त होते हैं, ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो मैंने मेन क्वेश्चन आपको बता दिया कि परमाणु बम जो है आपका, परमाणु बम जो है आपका नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। सूर्य से ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलती है। ठीक, अगला देखो, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। और परमाणु भट्टी भी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, लेकिन नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। जो परमाणु भट्टी होती है ना, परमाणु भट्टी बिजली बनाने के लिए, ये भी परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करती हैं, लेकिन वो नियंत्रित परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी जरा आपको याद रखना है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है भाई, सोच भी नहीं सकते जाने की। और सूर्य के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है और किस रॉकेट से भेजा है इसे? PSLV-C57 से भेजा है। MPPSC पूछ चुका है। जो आदित्य L1 नाम का मिशन है उसको PSLV-C57 से भेजा गया है। ठीक है, लैग्रांज पॉइंट 1 पर जाएगा हमारा रॉकेट PSLV। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा। ठीक, भारत का सौर मिशन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी मेरे भाई। ठीक है, पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर, रेबीज का टीका लुई पाश्चर, और कॉलरा का टीका रॉबर्ट कोच ने खोजा था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो, फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलियम नोटेटम नाम के कवक से पेंसिलियम की खोज की थी, पेंसिलिन की खोज। और यह विश्व की पहली एंटीबायोटिक जो है दवा थी। इसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमण में इलाज के लिए किया जाता है और पेंसिलिन ने लाखों जीवन बचाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला देखो, मानव हृदय में रक्त प्रवाह का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो रक्त प्रवाह का नियंत्रण वाल्व के द्वारा होता है मेरे भाई। और 4 वाल्व होते हैं हृदय में, 4 वाल्व होते हैं जो रक्त के एक तरफा प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। वे रक्त को वापस लौटाने से रोकते हैं। वे वाल्व हृदय के दाएं और बाएं हिस्से में होते हैं और इनमें खराबी हार्ट वाल्व डिसीज हो सकता है। ठीक है, एक हमारा भाई जो है इन वाल्व के खराब होने से मर भी चुका है। ठीक है, तो सिगरेट विगरेट ना पिया करो। अगला देखो, टेफ्लॉन किसका उदाहरण होता है? तो टेफ्लॉन जो है ये होता है आपका पॉलीमर का उदाहरण। आपने इंडक्शन यूज़ करते हैं तो इंडक्शन में जो बर्तन चढ़ाए जाते हैं ना, तो उनके उनके जो तली होती है उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है भाई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, पॉलीमर होता है ये। और इसका आविष्कार, बड़ा ये नया फैक्ट आपको दे रहा हूँ मैं, इसका आविष्कार 1938 में रॉय प्लैंकेट ने किया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन और वायर कोटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। यह ऊष्मा और रासायनिक पदार्थों के प्रति प्रतिरोधित होती है और यह एक पॉलीमर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है टेफ्लॉन के बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी बार बताएं भाई? नाइट्रोजन होती है। वही वही क्वेश्चन आ रहा है, टीम को बोलना पड़ेगा कि वही वही क्वेश्चन ना डालो। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03 से 0.04% होती है।
ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो है नाइट्रोजन जीवों के प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है और पौधों के लिए जैविक रूप से नाइट्रेट द्वारा उपयोगी होता है। अगला देखो, पारा पारा किस प्रकार का धातु धातु है? तो द्रव है। रूम टेम्परेचर पर द्रव रूप में रहने वाला एकमात्र धातु पारा होता है। इसके पीने से मिनीमाता नाम का रोग हो जाता है। और रूम टेम्परेचर पर द्रव रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। और चाकू से कट जाने योग्य धातु कौन सी होती है? सोडियम होती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको पानी में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट हो जाता है। ठीक, अगला देखो, पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 80 होता है। इसको Hg के द्वारा दर्शाया जाता है और रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। इसका उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए होता है। और पारा विषैला होता है और पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। अगला देखो, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया? न्यूटन ने किया था मेरे भाई, न्यूटन ने। ग्रहों का नियम जो है कैपलर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। देखो, आइजैक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। इस नियम के अनुसार हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। बल का मान द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब क्वेश्चन रट लेना अगर नहीं बन रहे हैं तो। अब रटने का ही टाइम बचा है आपके पास। पौधों में जल के ऊपर की ओर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव कहलाती है। ऊपर अपन देख चुके हैं। ठीक है, अगला देखो, अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं SO2 और NO2, ये सब जो है कहते हैं भाई। और जो आपका एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा, इसको इमारतों का कैंसर कहा जाता है। ताजमहल इसके कारण काला होता जा रहा है। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल वाष्प से मिलकर अम्ल बनते हैं। यह वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं। इससे मृदा की उपजाऊ जो शक्ति है वो घट जाती है और यह भवनों और पशु पौधों और को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक, अगला है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। मैंने बताया डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का होता है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा ही दिया गया था। ठीक, और कब कब दिया था? देखो, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में। और डीएनए में आनुवंशिक जानकारी होती है, कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। इसकी संरचना शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस से बनी होती है। तो ये आपके क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। आप जो है देखिए मेरी पूरी वीडियो। अब आपको बोनस के रूप में मैं 50-60 वीडियो डेली डेली दूंगा। आप पूरे वीडियो देख के जाइए। आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आने हैं साइंस के। आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन करके आओगे मेरे वीडियो देख के। आप सिर्फ इतना करके जाओ जितना मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सपोर्ट ज़रूर दिखा देना है। वीडियो का अगर PDF चाहिए, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी शानदार सेशन के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहें, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।